मॉर्निंग। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 12वीं से पाठ नंबर 1 जो वितान पुस्तक में है, इसका शीर्षक है सिल्वर वैली, तो उसके प्रश्न उत्तर समझा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको जो पाठ का संक्षेप में पूरा वर्णन समझा दिया था, तो वो आपने यदि वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो को देखें और समझें। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। अब ये पाठ का शीर्षक है सिल्वर वेडिंग, यानी विवाह की 25वीं सालगिरह। उस पे जो है ये पाठ लिखा गया है। तो पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ? अब आपने उसमें कहानी में एक बार समझ में लिया होगा तो आपको पता तो होगा कि वो क्यों जो है असफल रहे हैं। अब क्या है कि यशोधर बाबू अल्मोड़ा के रहने वाले पहाड़ी व्यक्ति हैं और उनकी जो संस्कृति है वो कुमाऊनी है। तो उनकी पत्नी जो अपने मूल संस्कारों में किसी तरह भी आधुनिक नहीं है, यानी ऐसे नहीं है कि वो जो पूरी तरह से आधुनिक रीति रिवाजों को ही मानती है और सब कुछ वैसा ही करती है, लेकिन अपने बच्चों की तरफदारी करने के लिए और मात्र संभव मजबूरी के कारण वो जो है उसने आधुनिक जीवन अपना लिया था। क्योंकि जो माँ होती है वो हमेशा अपने बच्चों का साथ देती है, तो वो पत्नी की बात चाहे ना माने, पति की बात चाहे ना माने, लेकिन पत्नी जो है वो अपने बच्चों के साथ हमेशा रहती है। तो इसीलिए वो भी जो है उसका भी अपने बच्चों से बड़ा प्रेम है और वो उनका साथ देने के लिए आधुनिक जीवन को अपना लेती है। अब शादी के बाद यशोधर बाबू जब दिल्ली में आए थे तब उनके साथ उनके ताऊजी, उनके 2 बेटे जो कि शादीशुदा थे और उनकी ताई जी, वो सब भी साथ में ही आए थे। तो उस समय जो है उनकी पत्नी की बात सुनी नहीं जाती थी। ताई जी का दबाव भी उन पर बहुत बना रहता था, और जो दोनों ताऊ जी के जो दोनों बेटे थे वो उनसे बड़े थे, तो वो उनकी जेठानियाँ हमेशा जो उनकी बात सुनी जाती थी, तो उस समय उनकी बात नहीं मानी गई, नहीं सुना गया। तो अब उन्हें मौका मिला है, तो अब वो जो है अपनी मनमर्जी का सब कुछ करती हैं और साफ कहती हैं कि पहले तो मेरी बात कोई भी सुनी नहीं जाती थी, तो अब जो है मुझे अपने अनुसार रहने दो, अपने अनुसार जीने दो और अपने अनुसार सब कुछ करने दो। इसलिए वो विद्रोह के स्वरूप में खड़ी हो जाती है, यानी कि एक तरह से उनके विपक्ष में हो जाती है। यशोधर बाबू का पक्ष नहीं देखती, साथ नहीं देखती। वो ये सोचते हैं कि पहले तो इन्होंने मेरी बात सुनी नहीं है, अब मैं अपनी मर्जी करूँगी। अब जो यशोधर बाबू थे वो आधुनिक संस्कृति को नहीं अपना पाए थे, क्योंकि वो किशनदा को अपना आदर्श मानते थे और उनके आदर्शों के अनुसार ही सब काम करते थे। तो उन्होंने जो है अपनी कुमाऊनी संस्कृति को विरासत मान करके ही सदैव अपनी पत्नी को भी और अपने बच्चों को भी उसी प्रकार से आचरण करने के लिए कहा। उस संस्कृति के आधार पर यानी अपने बच्चों का पालन पोषण किया और उनसे वही करने के लिए कहा, लेकिन उनकी एक भी बात नहीं मानी गई। यशोधर बाबू आधुनिक संस्कृति को स्वयं तो नहीं मानते थे, लेकिन वो इसका विरोध भी नहीं करते थे। यदि उसके बच्चे मान रहे हैं, उनकी पत्नी वैसा कर रही है, तो वो फिर भी चुपचाप से देख के और चुप हो जाते थे। इस प्रकार यशोधर बाबू जो एक मध्यम वर्गीय परिवार के थे, स्वयं तो आधुनिक नहीं बन सके, जबकि उनकी पत्नी और उनके बच्चे उन्होंने जो है आधुनिकता को अपना लिया था। अब उनकी पत्नी जो है ना होठों पे लिपस्टिक लगाती थी, बिना बाजू का ब्लाउज पहनती थी, वेडिंग पार्टी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी, बाहर से खाना पीना कर लेती थी, और ये सब बातें जो है यशोधर बाबू को पसंद नहीं थी। अब यशोधर बाबू से जब पार्टी में उनके साथ ऑफिस में उनके साथ काम करने वालों ने पार्टी मांगी,
उन्होंने उन्हें 10-10 के 3 नोट दे दिए कि तुम जाके अपना चाय पानी पी लो, लेकिन खुद उन्होंने पार्टी में भाग नहीं लिया। वो समझते थे कि ये जो है किशन दा ने मुझे जो सिखाया है उनके नियमों के या उनके संस्कारों के विरुद्ध है, इसलिए वे स्वयं को बदल नहीं पाते और वे ऐसा करने में असमर्थ। इन सब बातों से पता चलता है कि यशोधर बाबू की पत्नी ने तो स्वयं को अपने आप ढाल लिया था, समय के अनुसार बदल लिया था, लेकिन यशोधर बाबू नहीं बदल पाए थे। अब दूसरा प्रश्न आता है, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं? जो हुआ होगा ये वाक्य कब प्रयोग किया गया था? जब यशोधर बाबू के जो आदर्श थे उनकी रिटायरमेंट हुई, तो रिटायर होने के बाद उन्हें क्वार्टर खाली करना पड़ा और तब जो है वो अपने गांव में चले गए। गांव में जाने के बाद 1 साल के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। जब यशोधर बाबू ने उनके किसी रिश्तेदार से पूछा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई है, क्या वो बीमार थे या कुछ और परेशानी थी, तब उन्होंने ऐसे ही जवाब दिया कि जो हुआ होगा पता नहीं क्या हुआ होगा, यानी कि कैसे उनकी मृत्यु हुई। और तब उन्होंने ये कहा कि जिनका कोई घर परिवार या बच्चे नहीं होते हैं ना, उनकी मृत्यु ऐसे ही हो जाती है, पता ही नहीं चलता भी क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। अब यशोधर बाबू ने ऐसा सोचा कि ये वाक्य जो है क्या बना कि जो हुआ होगा, कि पता नहीं क्या हुआ, कि ऐसे भी कोई मृत्यु होती है, जो हुआ होगा से मृत्यु हो जाए। तब उन्होंने ये भी बताया कि बुढ़ापे में जो है घर परिवार के बीच में रहना बहुत ज़रूरी होता है। जब वृद्धावस्था आती है तब व्यक्ति को अकेले नहीं रहना चाहिए, और यदि वो अकेला रहता है तो जो हुआ होगा से ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और दूसरी बार ये वाक्य उन्होंने कब सोचा? जब वो ध्यान लगाकर बैठे थे, तब किशन दा जो इनके ध्यान में आते हैं, तब उन्होंने बातचीत में ये पूछा, भाई आपकी मृत्यु ऐसे कैसे हो गई? जो हुआ होगा, यानी कुछ हुआ भी नहीं है, फिर भी आपकी मृत्यु कैसे हो गई? तब उन्होंने क्या कहा कि जब व्यक्ति मरता है वो जो हुआ होगा से ही मरता है, फिर चाहे वह गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, यानी उसका घर परिवार हो उसके साथ या वो अकेला रहता हो, लेकिन वो मरता तो जो हुआ होगा से ही है। चाहे वो अमीर हो गरीब हो तो ऐसे ही मर जाता है। हाँ, शुरू में सब जो है उन्होंने ये कहा कि शुरू में सब अकेले ही होते हैं और जब बाद में भी वो अकेले ही रहते हैं, यानी मृत्यु के समय भी व्यक्ति अकेला ही जाता है, साथ कोई नहीं जाता। जब उसका जन्म होता है तब भी वो अकेला ही होता है। तो इसलिए जो है अकेला रहना तो ये नहीं है कि अकेले व्यक्ति की मृत्यु हुई तो जो हुआ होगा इससे हो जाए, ऐसी बात नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो वाक्य है ना, जो हुआ होगा, मृत्यु और जीवन के रहस्य को बताता है। मृत्यु एक ऐसा कारण है जिसका कोई कारण नहीं होता। अब व्यक्ति की मृत्यु होती है, कोई ना कोई बहाना तो बनता ही है। कई बार हम कहते हैं कि बाहर नहीं निकले, यदि ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। घर पे हम बैठे हैं, बैठे बैठे भी व्यक्ति की कई बार मृत्यु हो जाती है। क्या हुआ? हार्ट फेल हो गया। कई बार सोया है तो सुबह उठा ही नहीं है, ऐसे में मृत्यु हो जाती है। क्या हुआ? अभी तो हार्ट फेल। तो कोई ना कोई बहाना तो बनता ही है, मृत्यु हुई है। कोई ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि जो व्यक्ति बीमार है उसी की मृत्यु होती है, जो ठीक ठाक घूम रहा है उसे कुछ नहीं होगा। आजकल ये ऐसा कुछ नहीं होता। अब जो लेखक है ना, मनोहर श्याम जोशी, उन्होंने यशोधर बाबू के माध्यम से इस सत्य को उजागर किया है। अब बच्चों के उपेक्षापूर्ण व्यवहार से तथा अपनी पत्नी का भी उपेक्षापूर्ण व्यवहार देखते हैं, यानी वो अपने बच्चों का हमेशा साथ देती है, अपने ममत्व के कारण सही और गलत बात का समर्थन करती है हमेशा, तो इसके और उनके प्रति जो है उदासीनता दिखाती है। तो यशोधर बाबू को ऐसा लगता है कि उनकी मृत्यु भी जो हुआ होगा से ही होगी। इस प्रकार से हम जो है इस वाक्य में ये छवियाँ देख सकते हैं, यानी ये छवियाँ इसमें प्रकट हो रही हैं। प्रश्न नंबर 3 है, somehow improper वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर
करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है। तकिया कलाम समझते हो, कई बार कोई व्यक्ति होता है एक ही बात को बार बार बोल देता है, यानी जो भी काम, अब इनका ये वाक्य था somehow improper, यानी कोई भी काम यदि इनको लगता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए तब वो यही वाक्य बोल देते थे। अब जो है यशोधर बाबू किशनदा के आदर्शों पर चलते थे, उनके नियमों और सिद्धांतों का पालन करते थे, वे उनके पटु शिष्य थे। सामाजिक जीवन में जो भी काम सिद्धांत के विरुद्ध होते थे उनके लिए यशोधर बाबू क्या बोलते थे, somehow improper। यह वाक्य वास्तविक रूप से उनके व्यक्तित्व का ही प्रतिनिधित्व करता है। यशोधर बाबू के पुत्र पुत्री और उनके पक्षधर और उनकी पत्नी सब जो है आधुनिक जीवन को अपना लेते हैं, लेकिन यशोधर बाबू इसे ठीक नहीं समझते पर उनका विरोध भी नहीं करते। उन्हें ये अनुचित लगता है कि ये जो है ऐसे जीवन क्यों जी रहे हैं, आधुनिक का जीवन जब अपनाया है तो ये क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है। इसलिए हर बात में वो जो है somehow improper वाक्य का प्रयोग करते हैं। इससे उन्होंने अपना एक तकिया कलाम बना लिया है। अब जब ऑफिस में बैठे थे तो वहाँ साथ काम करने वालों ने उनसे जब पार्टी मांगी कि आपकी आज 25वें सालगिरह है, वेडिंग एनिवर्सरी है, तब भी उन्होंने उन्हें पैसे तो दे दिए लेकिन खुद पार्टी में नहीं गए, और तब इसी वाक्य का प्रयोग किया था कि somehow improper। इसके अलावा और भी कई स्थानों पर उन्होंने जो है इस वाक्य का प्रयोग किया है। अब जैसे अपने साधारण से पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली कंपनी में जब नौकरी मिली थी तब भी उन्होंने इस वाक्य का प्रयोग किया था। पत्नी पुत्रों और पुत्री के द्वारा जो नए युग के अनुसार चल रहे थे यानी आधुनिकता अपनाने पर तब भी उन्होंने ये वाक्य का प्रयोग किया था। और पत्नी के बनाव श्रृंगार को देख करके, मतलब वो जो है लिपस्टिक लगा लेती थी आँखों पे और बिना बाजू का ब्लाउज पहनती थी, ऊंची हील के चप्पल वगैरह पहनती थी, तब भी वो जो है यही वाक्य बोलते थे। और अपने घर पर जो होने वाली पार्टी का आयोजन किया था उनकी सिल्वर वेडिंग पर, और वो जब घर पहुंची उन्होंने देखा अभी घर में सब लोग इकट्ठे हैं, पार्टी चल रही है, तब भी उन्होंने इसी वाक्यांश का प्रयोग किया था। अब परंपरा और आधुनिकता के बोझ तले दबे यशोधर बाबू के व्यक्तित्व में आकर्षण लाने के लिए ही लेखक ने इस वाक्य का बार बार प्रयोग किया है। अब अगला प्रश्न आता है, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्या आपके जीवन में भी दिशा देने में किसी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और यदि है तो कैसे? अब ये किशनदा का तो हम बता सकते हैं कि यशोधर बाबू के जीवन में क्या महत्व रहा। अब यशोधर बाबू की कहानी में किशनदा का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो बहुत छोटे थे। 10वीं पास करने के बाद जो गांव से जो दिल्ली में आ गए थे, वो किशनदा के क्वार्टर में उनके साथ ही रहे थे। उन्हीं ने उन्हें जो है नौकरी भी दिलवाई थी, और विवाह के बाद भी उनका मार्गदर्शन किशनदा जो करते रहे थे। अब किशनदा के आदर्शों पर चलकर ही उन्होंने अपने साथियों के साथ घुलना मिलना, चाय पार्टी में शामिल ना होना, अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक करना, ये सब काम सीखा था। भारतीय संस्कृति का पालन करना भी उन्होंने किशनदा से ही सीखा था। उनकी तरह ही बिल्कुल सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे, मोह माया से परे रहते थे, प्रवचन सुनते रहते थे, मंदिर जाते थे, ठीक है, धन का प्रदर्शन नहीं करते थे, कभी नहीं दिखाते थे कि मेरे पास कितना पैसा है कितना नहीं है, शादी घाट पाट कभी नहीं दिखाते थे। इस प्रकार से किशनदा के आदर्शों का पालन करते थे। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई आदर्श पुरुष होता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें अब आपको ही बताना है कि आपके जीवन के आदर्श कौन है, ठीक है। और यदि हैं, आप बताते हो
कि मेरे लिए आदर्श वो है, मेरा आदर्श वो है, तो वो कैसे हैं, वो बात भी आपको उसमें बतानी पड़ेगी। तो ये बच्चों को स्वयं ही करना है। आगे का प्रश्न आप जो है अपनी सोच से, अपनी समझ से, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, कौन आपके साथ जो किसी ने कुछ अच्छा किया है, तो वो आपको अपने आप लिखना। आप किसको देख करके जो है अपना जीवन यापन कर रहे हो, किसको देख करके आप आगे बढ़ना चाहते हो, मतलब कोई ना कोई तो आपका भी आदर्श होगा ना, तो वो आपको अपने आप से ये करना है। अगला प्रश्न आता है, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी में कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं, मेल जोल करते हैं, आपस में मिलते हैं। वर्तमान समय में कृषि प्रधान भारत की जो संयुक्त प्रणाली अब शहरी एकल परिवार प्रणाली में परिवर्तित हो चुकी है। पहले परिवार जो है संयुक्त होते थे, यानी घर में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और सब परिवार इकट्ठे रहते थे एक ही घर में, और गाँवों में रहते थे। लेकिन अब जो है क्या कि गाँवों के बच्चे जो है ज़्यादातर शहरों में जाकर के रहने लगे हैं। अब शहरों में जाते हैं तो वो जो अकेले होते हैं और उनकी पत्नी और उनके बच्चे, बस। तो एकल परिवार प्रणाली हो चुकी है। अब जो है संयुक्त परिवार प्रणाली अब एकल परिवार प्रणाली में बदल चुकी है। इसलिए पारिवारिक रहन सहन भी बदल रहा है। जब अकेले रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो उनका रहन सहन भी बदल जाता है, क्योंकि उनके ऊपर किसी बड़े बुजुर्ग का हाथ तो होता नहीं है, उन्हें किसी बात का डर नहीं होता है। तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवा जो है वो विदेश जाने लगे हैं। अब विदेशों में वो जब पढ़ लिख जाते हैं तो वो यहाँ पे सेटल ही नहीं होना चाहते, विदेशों में जाकर के रहना चाहते हैं। पश्चिमी सभ्यता अपनाने और अपनी परंपराओं को पुरानी मानने लगते हैं। पश्चिमी सभ्यता को अपना लेते हैं और अपनी जो परंपरा है उसको बड़ी पुरानी और ढोंग घोंसला कह देते हैं, ये तो ऐसे ये ढोंग है, इसमें कुछ नहीं है। इसलिए समाज जो है विघटित हो रहा है, और यदि तालमेल नहीं बिठाया गया तो परिवार के साथ साथ समाज भी बिखर जाएगा। तो अब जो है आपका अनुभव क्या कहता है? अभी पहले संयुक्त परिवार में लोग रहते थे, अब एकल परिवार प्रणाली हो गई है। पहले बुजुर्गों का बड़ा सम्मान किया जाता था, लेकिन अब जो है उन्हें कोई पूछता भी नहीं है। तो इस तरह से मतलब आप आगे क्या बताओगे जो है सामंजस्य बना रहे आपस में, यानी पुराना और नए का सामंजस्य यानी तालमेल बैठा रहे। तो ये आपको जो है स्वयं ही बताना है। जैसे हम कहें कि युवाओं का जो युवा हैं उनको अपने परिवार में बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। वो चाहते हैं कि हम अकेले रहें, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यदि कोई मजबूरी है तो ठीक है, शहरों में जाना भी पड़ता है, लेकिन फिर वहाँ पर जो है अपने बुजुर्गों को भी लेके जाया करें, वहाँ पे वो रहें, चलो कुछ दिन लगा के चाहे वापस आ जाएं, उन्हें भूलें नहीं, उनका सम्मान करें, क्योंकि वही तो बच्चों को जो पढ़ाते लिखाते हैं और उन्हें इस योग्य बनाते हैं, और यदि हम उन्हें ही भूल जाएंगे तो ये गलत होगा। तो इस प्रकार से मतलब और क्या कुछ करना चाहिए, आप जो है अपनी समझ से सब कुछ बताओगे। तो मैंने आज आपको इसके इन 5 प्रश्नों के उत्तर समझा दिए हैं। अभी इसमें और भी बहुत से प्रश्न बनते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी के प्रश्न भी समझाऊंगी।